मैं चाहता हूँ कि और अधिक से अधिक मैटर इसी तरह डब हो ताकि जन-जन तक पहुँचे। आज तो जनरेशन को जानना चाहिए, अंडमान के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी यंग जनरेशन को बताइए, देखिए आप अपने को डिग्रेड महसूस मत कीजिए। आप एक ऐसा जगह में हैं जिसको हमने मिस्ट्री आइलैंड बोलते हैं। अंडमान वेव में एक व्हाट्सएप में मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ग्रेट अंडमान ग्रेट निकोबार हिस्ट्री जी। तो मेरे से सवाल करते ये आप इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोलते? मैं बोला भाई इंग्लिश नहीं है तो यूट्यूब ने इस पर एक नया फॉर्मेट तैयार किया है, मेरी पूरी की पूरी స్క్రిప్ట్ వస్తుంది చేంజ్ చేయాలి. ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ మనము ఈ వీడియోస్ని తెలుగులో కూడా చూడవచ్చు. మేము హిందీలో మాట్లాడతాము, మీరు తెలుగులో చూడవచ్చు. అలాగే ఏ ఏ భాషల్లో అయినా చూడవచ్చు. అదే తెలియజేయడానికి నేను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా అండమాన్ జర్నల్లో తెలుగులో మాట్లాడుతాను. नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्सियत जो अंडमान का निकोबार का जो हिस्ट्री है ये पूरा जानकारी उनके पास होता है। एक मान सकते हैं कि मोबाइल हिस्ट्री है। मोबाइल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में हिस्ट्री पढ़ लेने से। मोबाइल बुक हिस्ट्री मोबाइल बुक, इसका मतलब ये है कि ये चलते फिरते हिस्ट्री है। आप अंडमान में किसी भी कोने में लेके चले जाइए और बताइए सर जी ये क्या है, तो वो उसका इतिहास से लेकर आज तक का पूरा डाटा बता देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ है आज आरपी शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए क्या हाल है? आपका हिस्ट्री लेकर अंडमान निकोबार में जो जनता है बहुत ही हलचल मचा हुआ है। हाथी का स्टोरी ले लीजिए, उससे पहले बैटल ऑफ अबरडीन और रिसेंटली जो अंडमान क्लब के बारे में जो आप बताए थे, उसमें एक क्या हुआ था, यूट्यूब एक लॉन्च किया है, एक सेटअप, एक फीचर ऐड किया है जिसमें हम लोग हिंदी में तो बात कर रहे हैं लेकिन वो ऑटो डब हो जाता है ओके इंग्लिश में। ओके। तो इस वजह से लोगों के पास जब जाता है उनके पास जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो जब ओरिजिनली हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्यों, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी का ये लोग कुछ मिसयूज कर रहे हैं या फिर क्या जबरदस्ती क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसे लोगों में शंका है। तो आपका फैन क्लब, आपका जो फैन लोग हैं, आप तो कहीं फॉरवर्ड किए होंगे या फिर जानकर लोग देखे होंगे, तो इस बारे में कुछ बात की है? हाँ जी हाँ, इस बारे में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिला लोगों को, न केवल देश से बल्कि विदेश से भी। मेरे अमेरिका में कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत ही एप्रिशिएट किया है। और जहाँ तक आपने कहा कि इंग्लिश पे डब हो जाता है, ये आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ मतलब इसको आप वो मत लीजिए कि क्यों डब हो जाता है, ये हो जाता है, ओरिजिनल रखना चाहिए। क्योंकि कुछ होता है जैसे भी हमारा कोई फ्रेंड रशिया में, वो रशिया वाला हिंदी तो नहीं समझ पाएगा ना, तो ज़्यादातर हिंदी समझ पाएगा, या ब्रिटेन वाला है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हमारा जो हिस्ट्री है, लोगों तक पहुँचना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि यूट्यूब ने ये एक ऑप्शन रखा हमारे पास, इसका तो हमें यूज़ करना चाहिए। और लोगों के कन्फ्यूज़न का सवाल है, तो लोग सोचते हैं कि देखिए ओरिजिनल एक अलग चीज़ होता है। ओरिजिनल में क्या होता है, कई बार रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर वो चीज़ नहीं आता है। जैसे भी किसी विदेशी को हमको अंडमान के बारे में समझाना है, तो वो तो हम ओरिजिनल हिंदी में नहीं समझा सकें। तो लोग समझ नहीं पाएंगे। नॉट इवन द विदेशी, इवन द हमारे तमिलनाडु आल्सो, एवर जितनी भी हमारे जो स्टेट में देखिए, अब रीजनल लैंग्वेज अलग चीज़ है। अब मानो या ना मानो, हिंदुस्तान में 200 ईयर्स के या से भी पहले हमारे अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारा अंग्रेजी से इतना अटूट संबंध है, इसको हम इतना जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे हम बड़े-बड़े बात करें, राष्ट्रभाषा की बात करें, इसकी बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, कहीं न कहीं हम अंग्रेजी से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि गूगल ने यूट्यूब पे बहुत बड़ा ऑप्शन रखा है हमारे लिए। और ये मैं चाहता हूँ कि और अधिक से अधिक मैटर इसी तरह डब हो, ताकि जन-जन तक पहुँचे, खाली अंडमान निकोबार आइलैंड तक सीमित ना हो। तो ये मेरा प्रतिक्रिया लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और ख़ासकर तो मैं बोलूँ कि हाथी वाला तो इतना सुपर हिट गया है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। लोग मेरे से पूछते हैं, आपको हैरानी होगी, कुछ लोग जाके मेरे को 1-2 फ़ोन कॉल भी आया था कि उन्होंने गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता भी करे कि भई क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में हाथियों को ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किया करते थे? क्या उनका लिस्ट बनाते थे? तो लोग बताते थे, क्योंकि ये खुला हुआ चीज़ है, खुला हुआ इतिहास है।
हमारा आपका बनाया हुआ चीज़ नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि एलिफेंट को भी उन्होंने एज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किए थे। जी। दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग और आज के जनरेशन को नहीं मालूम। हुँ। आज के जनरेशन को जानना चाहिए अंडमान के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जा जानना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी यंग जनरेशन को बताइए देखिए आप अपने को डिग्रेड महसूस मत कीजिए। आप एक ऐसा जगह में हैं जिसको हम लोग मिस्ट्री आइलैंड बोलते हैं। हुँ। जिसमें इतिहास का अनेक इतिहास है। एक इतिहास नहीं, कई इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ है। क्योंकि आपको जानकर ये होगा खाली अंडमान में अंग्रेज़ों का राज नहीं था। ग्रेट निकोबार में डेनमार्क का राज भी रहा। अगर डेनमार्क का स्टोरी उठाएगा तो लोगों को पता चलेगा। अभी मैंने अपना अंडमान वेव में एक व्हाट्सएप में मैंने एक सिलसिला शुरू किया है चैप्टर 1 चैप्टर 2 ग्रेट अंडमान ग्रेट निकोबार हिस्ट्री। जी। तो उसमें मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ये दे रहा किस तक ग्रेट डेनमार्क का वहाँ राज रहा। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी है इसका हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। और लोगों में ये जानकारी आना चाहिए कि ये फीचर्स है, इसे ये टूल्स को किसी तरह इस्तेमाल करें। तो वो जानकारी लोगों में थोड़ा कम है। तो मैं अगर चाहूँ कि इस टेक्नोलॉजी को, इसको एजुकेट करूँ लोगों को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस भाषा में बताऊँ? हिंदी में बताऊँ तो फिर डब हो सकता है। नहीं देखो फिर देखो एक आप खाली ये बात मत सोचिए कि हिंदी में बताइए, आप हर लैंग्वेज को अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि ये सवाल सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी इसका नहीं है। एक हर रीजनल लैंग्वेज में। अब हर लैंग्वेज वालों को बताना चाहिए कि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि नया टेक्नोलॉजी कैसा है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है भाई। आज का डेट में आप किसी से पूछो भाई ये क्या चीज़ होता है? तो मेरे से सवाल करते हैं, "ये आप इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोलते हैं?" तो मैं बोला भाई इंग्लिश नहीं है तो यूट्यूब ने इसको एक नया फॉर्मेट तैयार किया है और जिस मेरी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को उसने चेंज किया है जी। एक तरह से और लोगों को लगना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ गिरीश जी कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, ये नया टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए इसी वीडियो में कर देते हैं। हुँ, मैं समझता हूँ कि यूट्यूब अभी तो ऑटो डब कर रहा है, हिंदी टू इंग्लिश कर रहा है। हुँ, तो मैं तेलुगु में बोल के देखता हूँ, हुँ। एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, ठीक है, करिए बहुत अच्छी बात है। अभी करके देखते हैं। आप अपना रीजनल लैंग्वेज ये में वीडियो करिए, में अपना करके देखते हैं। मदर टंग लैंग्वेज में करिए, तो हुँ। उसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जी, ये वीडियो में करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, ठीक है। అండమాన్ జర్నల్ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో మీ అందరికీ స్వాగతం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను అందరికీ తెలియజేయాలని ఈ విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. వీడియోలో ఈ మధ్యన ఇంగ్లీష్‌లో నేను హిందీలో అప్‌లోడ్ చేస్తుంటే ఇంగ్లీష్‌లో వస్తుంది. కాబట్టి కొంతమంది చూసి అనుకుంటున్నారు ఇది ఏంటి వీళ్ళు కావాలనే చేస్తున్నారా? లేకపోతే టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇలా చేస్తున్నారా అనేసి. అలాగేం కాదు. యూట్యూబ్ ఇది ఆప్షన్ ఇచ్చింది ఆటోమేటిక్‌గా డబ్ అవ్వనకి. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఈరోజు చెప్తాను ఎలాగా దీన్ని మార్చొచ్చు లాంగ్వేజ్. మీరు యూట్యూబ్ సెట్టింగ్స్‌లోకెళ్ళండి. యూట్యూబ్ వీడియో నడుస్తుంటది. ఆ పైన సెట్టింగ్ ఆప్షన్ ఉంటది. అక్కడికెళ్ళి లాంగ్వేజ్, ఆడియో ట్రాక్, ఆడియో చేంజ్ అనే ఏదో ఆప్షన్ ఉంటది. మీరు విజువల్స్‌లో చూసుకోవచ్చు. పక్కన నేను పెడతాను. అందులో మీరు తెలుగులో చూసుకోవచ్చు. తెలుగులో కాదు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్‌లో నడుస్తుంది. హ్మ్. హిందీలో ఉంటే ఇంగ్లీష్‌లో, ఇంగ్లీష్‌లో లేకపోతే హిందీలో ఒరిజినల్ ఆడియోలో మీరు వినవచ్చు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఇది ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా చాలా లాంగ్వేజెస్ ఇందులో యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఈ ఆప్షన్ ఇప్పటి నుంచే నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్‌లో ఒకేళ మనము ఈ వీడియోస్‌ను తెలుగులో కూడా చూడవచ్చు. మేము హిందీలో మాట్లాడతాము. మీరు తెలుగులో చూడొచ్చు. అలాగే ఏ ఏ భాషల్లో అయినా చూడొచ్చు. కాబట్టి మీ అందరికీ ఇదే తెలియజేయడానికి నేను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా అండమాన్ జర్నల్‌లో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తూ वेलकम टू अंडमान जर्नल। शर्मा जी, अंडमान जर्नल में आपका पुनः स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। शर्मा जी, जर्नलिज्म आपका एक न्यूज़पेपर है? जी हाँ। जी हाँ। तो ये जो न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में आपका एंट्री कैसे हुआ? आपने कैसे इस फील्ड में आए? देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जर्नलिज़्म और लिटरेचर ये मेरे को अपना विरासत में मिला है। इसकी वजह है कि मेरा पिताजी स्वर्गीय नरेंद्र दत्त शर्मा, वो अरबी, फ़ारसी और उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उनकी मन में इच्छा थी कि वो कुछ लिखे और पढ़े।
तो किस माहौल में हम पैदा हुआ, तो वहाँ पे वो मेरा लिटरेरी माहौल था। फ़ादर को सबसे अच्छा लगता था किताब पढ़ना। तो अक्सर गणेश पुस्तक भंडार जो परशुराम जी का था, वहाँ जाता था, कोई ना कोई नॉवल लेके आता तो वो नॉवल पढ़ते थे। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई स्वर्गीय सुरेंद्र पाल शर्मा, वो चुपके से पिता जो नॉवल लाते थे, हम लोग पढ़ते थे। तो ये सब करते-करते हमें लिटरेरी में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लेने लग गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे स्वर्गीय जो मेरा अनुज मतलब सुरेंद्र पाल शर्मा, जिनका देहांत हो गया, आपके भाई हैं? भाई, वो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे राइटर थे। बहुत ही अच्छे मतलब मैं इतना ये नहीं कि मेरे ब्रदर है, मैं उसको तारीफ़ कर रहा। वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनके हरा समुंदर, गोपिया चंदर मुंशी चंद का एक ईदगाह था ना, उसी से वो लोग प्रभावित होके लिखा था हामिद का चिमटा, दुल्हन वाली साड़ी, लाइक दैट 3-4 कहानी बहुत ही सुपर था। जब ये नवनीत में छपा ना हरा समुंदर गोपिया चंदर, तो काफ़ी लेटर रिसीव हुए, हालाँकि उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। खैर ये तो रही मेरा छोटे के भाई की। तो मेरे पिताजी अक्सर रात का सोने से पहले बीबीसी सुनते थे। अब बीबीसी सुनते थे न्यूज़ का, तो वहीं से मेरे को न्यूज़ का एक मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि न्यूज़ क्या होता है, क्या भाषा होती है, कैसे करते, क्या नहीं करते, ये मन में जिज्ञासा था। तो बस वही जिज्ञासा लेके मैं अपना सफ़र शुरू किया। तो मैंने अपना मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने दिल्ली से डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले ही मेरी स्टोरी जो है तो कि खेल खिलाड़ी बोल के मैगज़ीन था, जिसकी वजह से मेरा डिप्लोमा करने के बाद बहुत मदद मिला। तो उनकी कवर स्टोरी में मैंने लिखा था अंडमान का स्पोर्ट्स के बारे में, अंडमान के खिलाड़ियों के बारे में। वो काफ़ी सक्सेस गया है। उसके बाद मैं जब अंडमान वापस आया तो उस ज़माने में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी थी सरकार। तो मैंने वो टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जॉइन किया था कलकत्ता का सबसे पुराना हिंदी अखबार दैनिक विस्मय एज़ ए कॉरेस्पोंडेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके। आप ये पूछेंगे कि आपको आपने ग्रेजुएशन के लिए सर तो आपको जॉब का बहुत ऑफर था। बेशक मेरा बहुत ऑफर था। यहाँ तक कि आपको मालूम है उस ज़माने में ये लेखराज कपूर एक पेपर निकालते थे जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको दीप समाचार पत्र की और उनके कॉलम निकलते लालटेन। तो बी आर टांबा ने मेरे को ऑफर किया था कि आप व्हाई नॉट आप जो है दीप समाचार ज्वाइन कर लेते। मेरा एक ही सवाल था कि एडिटर कौन होगा? बोले चीफ सेक्रेटरी होगा। मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी हूँ। मेरे एक ही मकसद था, एक मुहिम था कि अंडमान की खबरें राष्ट्रीय स्तर पे जाए, नेशनल लेवल पे। ये मेरा जुनून था। इसके लिए मैं बहुत पागल का तरह था। क्योंकि आपको मालूम है अंडमान में उस ज़माने में मेनलैंड के लोग अंडमान को फ़ॉरेन समझते थे और उनका एक अलग धारणा था। वो लोग कुछ बोलते जंगलियों का प्रदेश था लाइक दैट ना। कोई 21 साल की बात कर रहे हैं ये आपका अब मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। हालाँकि मैंने उस दौर में देखा था, सब देखा था। तो मैं लोगों के इस भ्रम को तोड़ना चाहता था कि अंडमान में लोग इंसान रहते हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या। सबसे बड़ा विडंबना है कि सबसे पहले इस द्वीप पे अंग्रेजों ने राज किया, जापानियों ने राज किया, उसके बाद दिल्ली से आए हुए अफ़सरों ने राज किया। तो एक तरह से देखा मेरी नज़रिया में ये भारत का एक आज़ाद प्रदेश नहीं, गुलाम प्रदेश बोल सकता है। मतलब सोचने की शक्ति नहीं लोगों के पास। तो 80% गवर्नमेंट जॉब होने के बाद क्या क्रांति करेंगे? किस तरह से करेंगे? अगर कुछ आवाज़ भी उठाते तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता। मतलब एक तरह से अफ़सरशाही था। इसके बाद में खैर वो प्रदेश परिषद आया, ये आया, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, अलग बात है। तो फिर दैनिक विश्वामित्र से मैंने सोचा कि अब अंडमान में रह के मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता में मैं 1 साल तक डेस्क में था दैनिक विश्वामित्र के। उसके बाद मैं दिल्ली चले गया। दिल्ली में नौबत टैलेंट में था। फिर इसके बाद अल्टीमेटली में एक दोस्त का मेरा ऑफ़र है कि आप बॉम्बे क्यों नहीं आते? बॉम्बे तो एक महासागर है। पत्रकारिता का जर्नलिज़्म का बहुत बड़ा एक वो है। आप बॉम्बे आइए। तब जब मैं बॉम्बे गया तो आपको मालूम है मेरे पीछे एक ही नाम था, शर्मा नहीं था, मेरे पीछे अंडमान था। अंडमान। जब भी कोई पूछता कोई अखबार का ऑफिस में जाता है, कहाँ से है? सर अंडमान। अंडमान सुनते सर मेरे को कुर्सी देते, लोग बैठाते, मेरे से बात करते अंडमान के बारे में। ऐसा-ऐसा करते-करते मैं वहाँ पे ब्लिट्स अखबार जॉइन किया। ब्लिट्स से अखबार में क्राइम रिपोर्टर बना। फिर इसके बाद में नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, जनसत्ता वगैरह बहुत से अखबारों में वहाँ काम करता था। मैंने 18 साल बॉम्बे में रहा और मैं सबसे बड़ा तजुर्बा क्या है मेरे को क्राइम रिपोर्टिंग का।
क्राइम रिपोर्टिंग कैसा किया था, मेरे गुरु थे उस्मान उस्मान गनी बोल के, जो क्राइम रिपोर्टर का बादशाह माना जाता है बॉम्बे में। तो उन्होंने सिखाया कि आप न्यूज़ जो आप डेली हम लोग क्राइम रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाते थे, वहाँ क्राइम ब्यूरो का एक वो था, रूम हुआ करता, प्रेस रूम हुआ था। तो हम सारे रिपोर्टर जाते थे, सुबह मॉर्निंग का टी मिलता था, तो वहाँ बुलेटिन मिलता था। तो बुलेटिन देखते थे कि उसमें लिखा था मोटिव अननोन, मतलब कत्ल हुआ लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मैं उस मैटर को पकड़ के मैं जाता था, ट्रेन पकड़ के जहाँ इंसिडेंट हुआ वो खबर लेता था, और नेक्स्ट डे बाकी लोग सब प्रेस नोट छापते थे, नेक्स्ट डे मेरा ही अखबार में फ्रंट पेज में आता था कि फलाना फलाना जगह मर्डर हुआ, इसका रीजन क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। तो इससे मेरे काफ़ी हेल्प, इसके बाद मैं अंडमान आता जाता रहा कि जनता पार्टी के ज़माने में एक हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी में काम करने में मौका हुआ, वो भी अजीब इत्तेफाक था। तो एक आरएसएस का एक मेरा फ्रेंड से मुलाकात हो गया था, तो ये जिमखाना ग्राउंड में, तो बोला व्हाई नॉट जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैं मेरे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं आरएसएस के बारे में इतना जानता नहीं था। तो फिर मेरे एक टीम आया था, उसमें एक मिस्टर पाठक था, रमेश पाठक बोल के, हिंदू समाचार का एडिटर थे। तो हमको छूटते बोला आप शाखा क्या है? अब शाखा क्या, मैं बगल में देखती शाखा क्या होता है? तो वो उसने बोला हाँ सर शाखा जाता है, मतलब फिर हमको पता चला कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा वो है, विंग है जो शाखा वगैरह जाना जरूरी है। तो मैंने उनको क्लियर कट बोला देखिए सर, मैं काम करूंगा, प्रोफेशनली काम करूंगा। तो इस तरह हिंदुस्तान समाचार का एज ए ब्यूरो इंचार्ज था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसके जो मैनेजिंग एडिटर थे, इसके चेयरमैन थे हिंदुस्तान समाचार का बालेश्वर अग्रवाल। इन्होंने एक लेटर लिखा था एस एन कृष्णावती चीफ कमिश्नर को कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, आपको दिया, और वो मैटर डेली टेक का फ्रंट पेज में छपा था। अच्छा, समझा। इसके बाद में जब ये आपका ये खत्म हुआ, तो मेरा अंडमान आता जाता था, यहाँ के मीडिया से मिलता था, लेकिन वो टाइम में ब्लिट्स के नाम से ही जाना जाता था। हर नेवी का फंक्शन में मेरी इज्जत था, बहुत सम्मान था, और एक आदर भी मिलता था। तो उस बीच में यहाँ के लोकल मीडिया से मिलता, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें लोकल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जैसे मेलैंड में हुआ था। हालांकि मेलैंड का मीडिया की अलग बात है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 2 पेज का अखबार काफी जानदार होता था, काफी शानदार होता था। लोग एडमिनिस्ट्रेशन क्या सारे पॉलिटिशियंस उससे घबराते थे। आप आपको मालूम अंडमान में सबसे पहला अखबार किसने शुरू किया था? 1962 में स्टार्ट किया था, बल्कि समर सम मनोरम कहानी सुना होगा आपने, मनोरम कहानी इलाहाबाद से निकलता, उसी कसिन था, उसने अंडमान टाइम निकाला। अंडमान टाइम इज ए फर्स्ट प्रिंटेड पेपर एज ए प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद में भी परसराम ने लाइट ऑफ अंडमान निकाला, फिर पी के डेविड ने नेशनल हेरल्ड निकाला, अंडमान हेरल्ड निकाला। फिर इसके बाद में जोसफ अंडमान स्पार्क निकाला, फिर कई अखबार चलता है इसी तरह। तो ये सारा सिलसिला उन दिनों की बात।